कल लेखानुदान तक पढ़ाए हैं। ठीक। और अनुच्छेद 115 है कि अतिरिक्त अनुदान, ठीक है, या अनुपूरक। अतिरिक्त अनुदान का मतलब ये होता है कि आपने जो बजट पेश किया था अनुच्छेद 112 में, ठीक है, उसमें और अनुच्छेद 113 में जो ये बताया था कि प्राकलन कितना कितना पैसा खर्चा होगा, और विनियोग विधेयक 114 जो अनुच्छेद है उससे पारित करा लिए थे आप, ठीक है। अब वो जो जितना पैसा आप बताए थे कि इस काम पे इतना पैसा खर्चा होगा, ठीक है, तो वो पैसा क्या हुआ है कि अब कम पड़ जा रहा है, ठीक। तब आप मांग क्या किस चीज़ की मांग करते हैं? अतिरिक्त अनुदान की, ठीक। अतिरिक्त का मतलब पैसा पहले जो आप मांगे थे वो था, उसमें काम करना था, लेकिन वो पैसा कम पड़ गया तो आप और पैसे की मांग कर रहे हैं, वो है अनुच्छेद 115 के तहत, ठीक। उसे अतिरिक्त अनुदान या अनुपूरक अनुदान कहते हैं, ठीक है। अगर आप बजट 1 मार्च से पहले पारित नहीं करा पाते हैं, ये कल बता रहे थे, 1 मार्च, जैसे हम लोग बजट जो पेश करते हैं 1 फरवरी को बजट पेश होता है, ठीक है, जो बजट हम 1 फरवरी को पेश करते हैं, ठीक, और वह बजट 1 मार्च से पहले पारित नहीं हो पा रहा है, तब बात आती है लेखानुदान की। अच्छा, वो पारित क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि जो अनुच्छेद 114 है ये विनियोग विधेयक पारित कराता है, ठीक। और विनियोग विधेयक जो है ये साधारण बहुमत से पारित होता है, लेकिन जब सदन में ये लोग बैठे रहते हैं, ठीक है, सदन में जब बैठे रहते हैं तो ये लोग हल्ला करने लगते हैं। जो सदन का हम कल बता रहे थे आपको कि इस तरह होता है, ठीक। आपकी जो संसद होती है इस तरह होता है, जहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष यहाँ पे बैठेंगे, ठीक। अब तो नई संसद बन गई है, ठीक है, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं यहाँ बैठेंगे, ठीक। यहाँ पे आप लोग कभी संसद की कार्रवाई देखेंगे तो यहाँ पे अधिकारी बैठे रहते हैं, इधर जो है अधिकारी बैठे रहते हैं, ठीक। ये बीच में खाली रहता है स्थान, ठीक है। और जो ये संसद के सदस्य हैं सब लोकसभा के, चाहे राज्यसभा के सब जो हैं, ये सदस्य जो हैं इसमें बैठे रहते हैं, ठीक है। इधर लेफ्ट के बैठते हैं विपक्ष के, इधर पक्ष के बैठते हैं। जैसे अब ये मान लीजिए हम लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक। अब लोकसभा के अध्यक्ष हैं तो ये जो मेरा राइट है ये पक्ष हो गया, और जो मेरा ये लेफ्ट वाला हैंड है ये विपक्ष हो गया। तो इस कुर्सी पे इधर बैठाएंगे तो इस साइड से विपक्ष हो जाएगा ना, ठीक है। ये बताएं हैं पहले का, ठीक। इधर पक्ष, इस साइड पक्ष बैठता है और इस साइड विपक्ष बैठता है, ठीक है। अब विनियोग विधेयक जब पारित कराना होता है तो ये करते क्या हैं सब, इसमें घुस जाएंगे इस वाले में, इसको बोलते हैं सदन का कुआं, ठीक है। इसमें आ जाएंगे, यहाँ पे हल्ला करने लगते हैं। जब हल्ला करेंगे तो लोकसभा के जो अध्यक्ष कहेंगे वोटिंग करने के लिए, तो किसकी बात कौन सुन रहा है? यहाँ पे आप आके हल्ला करेंगे, नहीं बजट में घोटाला हो रहा है, चोरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब बोलेंगे सब, ठीक है। जब यहाँ पे आएंगे तो लोकसभा अध्यक्ष जो है सदन को स्थगित कर देते हैं। सदन का सत्रावसान वो नहीं करते हैं, सदन का सत्रावसान करने का जो अधिकार है, जो पावर है, वो राष्ट्रपति के पास पावर है, ठीक है, सदन को स्थगित करने का। जैसे मान लीजिए इस कोचिंग के संचालक हम हैं, ठीक है, हम पूरी कोचिंग अपनी चला रहे हैं, ठीक। हम चाहेंगे, कह देंगे कि कोचिंग 10 दिन के लिए बंद कर दीजिए, ठीक, वो सत्रावसान हो जाएगा। लेकिन जो क्लास में टीचर पढ़ा रहा होगा अगला कोई, ठीक है, अगला कोई दूसरा टीचर क्लास में पढ़ा रहा होगा, वो क्लास छोड़ के चला जाए, ठीक है, क्यों 1 घंटे मान लीजिए चल रही है, ठीक, और क्लास छोड़ के वो चला जाए, तो आपका क्लास स्थगित हो गया, वो आपका क्लास स्थगित हुआ है, दूसरा क्लास फिर हो सकता है चले, ठीक है। लेकिन हम जब सत्रावसान कर देंगे कि नहीं अब क्लास बंद हो जाएगा 15-20 दिन के लिए, ठीक है, तो हमको राष्ट्रपति मान लीजिए, क्योंकि कोचिंग के संचालक हम हैं, तो पूरे जो देश के मालिक हैं वो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, तो वो सत्र का सत्रावसान करते हैं। यानी हम पढ़ाए ना कि हमारे यहाँ 3 प्रकार के सत्र हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र,
ठीक है। ये 3 प्रकार के सत्र होते हैं। इन सत्रों को आहूत करने का जो अधिकार है, जो पावर है, वो राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। लेकिन जो सत्र चलते हैं, जो हमारे यहाँ सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, ये जो दोनों सदन चलते हैं, इनके मुखिया होते हैं। लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। तो जब ये लोकसभा के अध्यक्ष और ये जो सदस्य हैं, जब ये यहाँ पे आके हल्ला करने लगते हैं और कोई बात किसी को नहीं सुनाई देती है, तो ये जो है सदन को स्थगित कर देते हैं। समझ में आया? सदन का स्थगन और सत्रावसान। सत्रावसान का मतलब कि बंद कर दिया गया है। अब अगला सत्र चलेगा तब। स्थगन का मतलब है कि सिर्फ आज का, कल हो, कुछ समय के लिए भी हो सकता है। जैसे इसमें समय अभी बताएंगे अनुच्छेद 118 में, संसद की प्रक्रिया बताएंगे भी, तो बताएंगे उसमें जो है कि 11 से 12 क्या होता है, फिर 12 से 1 क्या होता है, फिर 1 से 2 क्या होता है, फिर 2 से 6 क्या होता है, ठीक है, वो प्रक्रिया बताएंगे। तो यहाँ पे जब लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वो जो है सदन को स्थगित कर देते हैं। कुछ समय के लिए कर देंगे, कुछ दिनों के लिए कर देंगे, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष के पास ये पावर नहीं है, राज्यसभा के सभापति के पास ये पावर नहीं है कि उसका सत्रावसान कर दें। उसको जब भी सत्रावसान, उसको बंद जब भी करेंगे कुछ दिनों के लिए, आगे के लिए या अगले सत्र के लिए जब वो बंद करेंगे, तो उसको बंद करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए इसी तरह पूछता है, आप बस ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। सत्र का सत्रावसान और सत्र का स्थगन, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। वो पूछेगा और आपको ध्यान नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अपने दिमाग में बैठाए रहिए, सत्र का सत्रावसान करने का मतलब है कि उस पूरे सत्र को बंद कर दिया जाए, ठीक है। वो सत्र का सत्रावसान हो गया। सत्र जो चल रहा है उसको स्थगित करने का मतलब कुछ समय के लिए वो बंद किया गया है, ठीक। तो यहाँ पे आके हल्ला करने लगेंगे सब, बस उसको स्थगित कर देते हैं। तो विनियोग विधेयक पारित नहीं होता है। जब विनियोग विधेयक पारित नहीं होता है, इसी तरह का पर डे चलता है। अभी बीच में अडानी मामले को लेके जब रिपोर्ट आई थी, ठीक है, हिंडरमन की रिपोर्ट आई थी, तो अडानी मामले पे आया था कि इन्होंने जो फर्जी तरीके से अपनी कंपनी को इन्होंने बढ़ाया है, ठीक है। अडानी का जब हिंडरमन की रिपोर्ट आई तो यही पता चला था, ठीक है। तो जो सदन हमारे यहाँ जो संसद है, उसमें जब ये सत्र चल रहे थे, ठीक है, जब सत्र चल रहे थे तो उसमें हल्ला करने लगे। जैसे उसमें संजय सिंह थे, आपके सांसद हैं, ठीक है, और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी को भी देख ही रहे हैं कि कितने क्वेश्चन पूछे हैं, संसद में जाके फोटो वगैरह दिखाए थे ना अडानी का मोदी जी के साथ, ठीक है। तो वो सब जो हल्ला करते हैं आप लोग, वही सब हल्ला इसमें होता है, तो उसको स्थगित करते हैं। तब वही जो बजट पास नहीं हो पाता है 1 मार्च से पहले, तब आप आते हैं लेखानुदान के पास। इसमें जान से भी चले जाते हैं, जबरदस्ती चले जाते हैं, और क्या, तभी तो उसको स्थगित किया जाता है। हाँ हाँ, जैसे नहीं होता है कि गांव में लड़ाई होती है, गांव में जब लड़ाई होती है तो पहले दूर से होगी, ठीक। जब जैसे आप वहाँ पे लड़ाई हो रही है, 2 घर हैं, 2 घरों में इधर से भी गाली गलौज हो रहा है, इधर से भी गाली गलौज हो रहा है। अब गाली गलौज होते तब तो कोई डंडा निकाल दिया, जैसे नहीं होता, नहीं आप अक्सर देखते हैं गांव में कि या तो उस साइड से कोई डंडा निकाला, उस साइड आओ फरिया ले, नहीं बोलते हैं ना। तो आप जाएंगे, आप इधर से निकालें, आप ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं इस साइड, ठीक है। तो इसी तरह संसद में भी होता है, बैठे रहेंगे सब यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ से सब बोलेंगे, यहाँ से बोलेंगे, लोकसभा अध्यक्ष को कहेंगे डायरेक्ट। आप कभी भी जब सदन में सत्र चलता है तो आप डायरेक्ट कभी भी, जैसे आप बैठे हैं, ठीक, इधर पक्ष के लोग हैं, इधर विपक्ष के लोग हैं, ठीक, ये दोनों लोग पक्ष विपक्ष हैं, आप डायरेक्ट कभी उनको कुछ नहीं कहेंगे। जब इस संसद में बैठे रहेंगे तो आप हमसे कहेंगे आप उनको ही, मंत्री वही हैं, ठीक, कहेंगे आप उनको ही, लेकिन आप हमसे कहेंगे, उस बात को हमसे कहेंगे। फिर वो जो जवाब देना होगा फिर वो हमको जवाब देंगे। आप डायरेक्ट उनको नहीं कर सकते हैं। लेकिन संसद में इन सबों की लड़ाई अलग से होती रहती है। ये सब लड़ाई करते हैं, कभी लड़ाई बीच में नहीं, ये लोग मतलब बहुत झगड़ा करते हैं लोग, वो अभी लड़ाई कर लेते हैं। हमारे विधानसभा में हो जाएगा, अभी यहाँ पे अभी नहीं, बीच में विवाद चला था इस चीज़ पे लेके कि सूत्र पर सुनारी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जिसे ढोलक सूत्र पर सुनारी सभी ताड़न के अधिकारी, ठीक है, ये सब नहीं चला था अभी। तो इस पर अखिलेश यादव नहीं बोले थे विधानसभा सदन में, इसमें नहीं विवाद चल रहा था। अभी अति का बंद मारे गए तो नहीं चल रहा था सब। ये सब बातें जो चलती रहती है, ये सब इसी तरह लोगों का लड़ाई झगड़ा चलता है। तो ये ज़बरदस्ती इसमें चले जाते हैं लोग,
ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लोग जो है यहाँ पे आने में एक लोग आएंगे। जैसे अभी विपक्ष का जो मामला चल रहा है संसद में, ठीक है, जब संसद में ये लोगों को जो कुछ समझ में नहीं आएगा, जब ये लोग को समझ में आता है कि नहीं पार्टी बहुत ज़्यादा हम लोग को प्रेशर डाल रही है। जैसे अभी संसद राज्यसभा के सांसद हैं ये संजय सिंह आपके, ठीक, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है, ईडी मतलब पैसे के घोटाले में, शराब के घोटाले में इनको गिरफ्तार किया गया है, ठीक। अब शीतकालीन सत्र चलेगा दिसंबर में, ठीक है। अब इसमें अगर संजय सिंह नहीं छूट रहे हैं, जैसे इससे पहले मनीष सिसोदिया थे, ठीक है, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था, शिक्षा मंत्री थे दिल्ली के, ठीक है। तो जो सांसद हैं संजय सिंह, चाहे राज्यसभा में और विपक्ष के जो सांसद थे, वो लोग हल्ला कर रहे थे, ठीक है। तो ये लोग हल्ला करते करते यहाँ पे आ जाते हैं, ज़बरदस्ती आ जाएंगे कि वो सदन चले ही नहीं। तो आप लोग देखते हैं कि जब लोकसभा के अध्यक्ष हों, चाहे राज्यसभा के सभापति हों, जब वो लोग बैठे रहते हैं और जो विपक्ष के लोग अगर इसके अंदर आ जाते हैं, इसके जब अंदर आ जाएंगे और किसी की बात कोई सुनी नहीं जाएगी, तब चाहे वो राज्यसभा के सभापति हों, चाहे लोकसभा के अध्यक्ष हों, वो उसको स्थगित कर देते हैं, ठीक है। तो अब जो ये विनियोग विधेयक पारित होता, अगर ये 1 मार्च से पहले नहीं पारित हो पाया, ठीक है, तब ये लेखानुदान होता है। इसमें चुनाव की कोई बात नहीं है, लेकिन ये उसके जैसा होता है, जैसे हम कल बता रहे थे अंतरिम बजट ना, अंतरिम बजट और लेखानुदान चुनाव वाले साल वाले नहीं, चुनाव वाले साल में नहीं हो, ये चुनाव वाले साल जैसा ही है, ठीक है। ये चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं। आपका अंतरिम बजट जब भी आएगा वो चुनाव वाले साल ही आएगा। जैसे 2024 में अंतरिम बजट आप पेश करेंगे, क्योंकि आपका कार्यकाल जो है, मोदी जी का जो कार्यकाल है बीजेपी की सरकार का, वो मई तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप अंतरिम बजट जो पेश करेंगे वो सिर्फ मई तक का ही पेश करेंगे। लेकिन जो लेखानुदान होता है, इसमें बजट आपका पास नहीं हो पा रहा है, उसके लिए आप बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए, कल हम इतना बता रहे थे, जिस अंतरिम इस अनुच्छेद 112 में जो बजट पेश किया जाता है, 2 प्रकार का है, आम बजट, अंतरिम बजट, ठीक। इसके लिए भी आपको विनियोग विधेयक पारित कराना होगा, इस आम बजट के लिए भी, इस अंतरिम बजट के लिए आपको विनियोग विधेयक पारित कराना होगा, ठीक है। तो हम कल यही समझा रहे थे ना कि जो अंतरिम बजट है, विपक्ष को ये लग गया कि ये अंतरिम बजट जो ये पेश कर रहे हैं, ये जो है बहुत ज़्यादा पेश कर रहे हैं, मतलब इनको इस बार चुनाव लड़ना है, तो अपना हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए ये लोग ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है जिस समय चुनाव है, ठीक है, हो सकता है कि इस विनियोग विधेयक को ये लोग पारित ना होने दें, आके इस संसद में हल्ला करने लगे, ठीक है। अब संसद में हल्ला करने लगे, हो सकता है जो सरकार वर्तमान में है वो सही काम कर रही हो, हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम एक समझाने की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि वो जो सरकार है वर्तमान में वो सही काम कर रही हो, ठीक है। लेकिन जो विपक्ष के लोग होते हैं, जो विपक्ष के लोग सोचेंगे कि अगर सही काम कर रहे हैं तो इनको किसी भी तरह हटाया जाए, ठीक। अब किसी भी तरह हटाया जाए तो ये विनियोग विधेयक पारित नहीं होने देंगे, ठीक है। जब विनियोग विधेयक पारित नहीं होने देंगे तो जो अंतरिम बजट ही पास हो पाएगा, ठीक है। अब अंतरिम बजट जब पास नहीं हो पाएगा तो ये बताइए कि जो चुनाव पार्टी इसमें जो वर्तमान सत्ता में है, ये भी तो चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी, ठीक है। अब बताइए, वेतन देना होगा आर्मी को, एयरफोर्स को वेतन देना होगा, क्योंकि जो हम संचित निधि से वेतन देते हैं, संचित निधि से जो हमें पैसा निकलता है, विनियोग विधेयक पारित करते तभी निकलता है, ठीक है। संचित निधि हमारे यहाँ एक फंड है, ठीक है, भारत सरकार उससे पैसे निकालती है, बस उसका नाम है संचित निधि, उसी से सबके वेतन दिए जाते हैं, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे लोकसभा के अध्यक्ष हों, लोकसभा के उपाध्यक्ष हों, आपके सुप्रीम कोर्ट के जज हों, हाई कोर्ट के जज हों, जो भी जिनको वेतन दिया जाता है, ठीक है, ये जो है इनको संचित निधि से ही वेतन दिया जाता है, ठीक। तो अगर आइए आप बताइए कि ये जो बजट है, अंतरिम बजट पास नहीं हो पाएगा, ठीक, तो कैसे पैसा दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष को ये लग रहा है कि नहीं ये घोटाला करेंगे तो इसको पारित नहीं होने देंगे। तो हमारे जो संविधान निर्मात्री लोग थे,
ठीक है, उनके पास बहुत दिमाग था। अब के ये जो लोग आए हैं, इनके पास दिमाग रहता तो हमारे संसद में इस तरह की समस्या नहीं आती कि रमेश बिधूड़ी जैसे लोग आके संसद में बैठे रहेंगे और विपक्ष के लोगों को गाली दे देंगे, तुम मुस्लिम हो, तुम ये हो, तुम अभी गाली दिए थे। ये जब संसद का सत्र चल रहा था उसी में बैठ के मुस्लिम थे, बीएसपी के सांसद हैं शायद दानिश अली, ठीक है, दानिश अली बीएसपी के सांसद हैं, उनको गाली दिया। बताइए ये क्या नियम और कानून बनाएंगे, कुछ समझ में नहीं आता है। बीजेपी से वहाँ दिल्ली से वो रमेश बिधूड़ी जो हैं वो सांसद है दिल्ली से, ठीक है। अब उनको जो है राजस्थान में बीजेपी का कुछ बनाया गया, उनको पद दिया गया, गाली दी संसद में तो उनको पद दिया गया है। सोच के देख लीजिए क्या महानता इन लोगों की है। अरे आपको हटा देना चाहिए वो उनको। और हमको ये नहीं समझ आया, लोकसभा में राहुल गांधी सिर्फ फोटो दिखाए थे साथ में, तो उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया कि हाई कोर्ट जो है, गुजरात की हाई कोर्ट फैसला नहीं सुनाई कि इनका निचले अधीनस्थ न्यायालय, हाई कोर्ट नहीं अधीनस्थ न्यायालय 2 साल की सज़ा, अधीनस्थ न्यायालय सबसे निचली अदालत फैसला के खिलाफ सुना दी है, ठीक है, और 2 साल की सज़ा आपको हो गई है। अगर आप लोकसभा के चाहे राज्यसभा के सांसद हैं तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। यही लोकसभा है, लोकसभा के सांसद है ना, ये वहाँ से हैं। केरला में एक जगह है, उस जगह का वायनाड, ठीक है, केरला में वायनाड है, वहाँ से राहुल गांधी सांसद है। हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उसका जो सचिवालय है, इनकी लोकसभा के सदस्य 24 घंटे के अंदर रद्द कर दी। और जब वापस सुप्रीम कोर्ट बोल दी, हाई कोर्ट को लताड़ लगा दी कि किस बेस पे आप कर रहे हैं कि नहीं, अधीनस्थ न्यायालय सही फैसला दिया है, अधिकतम सजा क्यों दिया जा रहा है, ऐसा कौन सा काम किए हैं कि इनकी जो है इनको जमानत नहीं दी जा सकती है, तब जाके इनको सदस्यता वापस करने के बाद वो भी 2 दिन बाद सदस्यता दिए। अरे जिस तरीके से इतनी जल्दी आप हटाए थे, लोकसभा सदस्यता उनकी छीने थे कि 24 घंटे के अंदर छीन लिए हम, अपना कमरा खाली कर दें, ठीक है, उसी बेस पे आप दे दिए होते। सर राहुल गांधी सर लोग मतलब छीनी गई, तो सर ये कोर्ट छीनी थी कि मतलब ये पार्टी के लोग? देखिए पार्टी के लोग नहीं छीनते हैं, ऐसा हमारे यहाँ नियम बना है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1955, ठीक है, ये बनता है 1951 1955 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम बना है। जैसे ये लोग जब चुनाव लड़ेंगे तो इनमें ऐसी विधि बनी है। ये राहुल गांधी 2013 में एक ऐसा नियम आया था कि खुद उसको फाड़े हैं, ठीक है, 2013 में ये सिस्टम था, उसमें प्रधानमंत्री में ये थे मनमोहन सिंह थे ना, तो ऐसा नियम आया था कि अगर आपके ऊपर 2 साल 3 साल का जो सज़ा भी है तब भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। राहुल गांधी इसी को फाड़ दिए थे कि नहीं, ये जो विधेयक सही नहीं है, आपको सज़ा हो गई है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है, सज़ा है तो सज़ा है, आप हट जाइए। तो उसी के लिए तो नहीं बीच में होता कि आपने कर्म का फल आप उठा रहे हैं। राहुल गांधी पे बात चली थी भी, वो बात अलग है कि वो देखिए वो सही किए थे, लेकिन आपका तरीका, ये कोर्ट का तरीका गलत है ना, ये तरीका कोर्ट का गलत है, ठीक है। तो रमेश बिधूड़ी जैसे लोग आके, और सबसे बड़ी बात है कि इतने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। खैर संसद में आप कुछ भी बोल देंगे उसका कुछ नहीं होता, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को ये तो समझना चाहिए था ना कि आप इन शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके आप ऐसा क्यों करें। आप कुछ दिन के लिए उनको निलंबित करिए, निलंबित तक नहीं किया गया उनको, ठीक है। तो ये लोग क्या नियम बनाएंगे। तो हमारे जो संविधान निर्मात्री थे वो जब नियम बना रहे थे तो उनको पता था ये कि ये हो सकता है कि विनियोग विधेयक पारित ना हो, और जो पार्टी सत्ता में है हो सकता है वो सही काम कर रही हो, जैसे कांग्रेस को ही बनाना था, ठीक है। कांग्रेस पक्ष बनाई, कांग्रेस विपक्ष बनाई, ठीक है। कांग्रेस सुई से आज तक जो 2014 तक लाई, बीच में इनकी भी सरकार जनता पार्टी की थी, ठीक है, जनता पार्टी से बीजेपी हुए ये लोग, ठीक, सुई से ला के यहाँ तक लाई, यहाँ तक जहाँ तक हम लोग एम्स दिए, IIT दिए, ये सब वही लोग दिए हैं, ठीक है। लेकिन इनकी जो है, तब उनको लगा कि अब विनियोग विधेयक से जो है अंतरिम बजट पास नहीं हो पाएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर सैलरी कैसे दी जाएगी, तो हमें कहीं ना कहीं इसका प्रावधान करना होगा, ठीक है। उसी लिए जो है इस लेखानुदान को लाया गया। इस लेखानुदान में विनियोग विधेयक पारित नहीं कराना है, ठीक, विनियोग विधेयक पारित नहीं कराना, बजट पास हो जाएगा, पैसा दे दिया जाएगा, और इसमें कितना आय होगा उसको नहीं बताया जाएगा। आप अंतरिम बजट में जब आप बजट पेश करते हैं तो हम अनुच्छेद 112, जब कल आपको शॉर्ट में बता रहे थे तो ये बताए थे कि जब अनुच्छेद 112 बजट पेश होता है तो ये बताया जाता है कि कितना पैसा कहाँ खर्चा होगा और कहाँ से कितना पैसा आएगा। लेकिन जब लेखानुदान रहेगा तो उसमें कभी ये नहीं बताया जाएगा कि ये पैसा कितना आएगा, सिर्फ ये बताया जाएगा कि पैसा इतना खर्चा होगा, ठीक है, ये लेखानुदान। तो
तो लेखा अनुदान किस लिए लाया जाता है? जब बजट आपका 1 मार्च से पहले पारित न भाई खराब नहीं लाया जाता है, क्योंकि बजट हमारा पास हो जाता है। और जानते हैं जो बजट है और प्राकलन है, ठीक, इस बार तो जो बजट पेश पारित हुआ मौखिक रूप से पारित हो गया है। ये लोग हल्ला करते रह गए, पारित करा लिए, ठीक है। इस बार के बजट का पारित होना बहुत नॉर्मल हो गया। पैसा तो अपने मन का पैसा उड़ा रहे हैं, सब आ रहा है जा रहा है, किसको क्या पता है, किसी को कोई फर्क पड़ता है? जो थोड़े से पढ़े लिखे हैं वो लोग जानते हैं। अक्सर देख लीजिएगा कि पढ़े लिखे लोग कभी नहीं बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग कभी बोलते ही नहीं हैं कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब पढ़े लिखे क्या, जो IAS से रिटायर होंगे उनके लिए ऐसा नियम बना जाएगा कि आप कुछ ही लिख ही नहीं सकते हैं, और लिखेंगे आप तो हमसे पूछ के लिखेंगे, तो क्या आपके विरुद्ध कोई कुछ लिख पाएगा? ऐसा नियम बना दिए हैं ये लोग। आप देखिए ये जो बजट पेश करते हैं लोग, ठीक है, ये जो बजट पेश करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप अपने मन का कुछ भी बजट पेश करते रहें, ठीक है, कुछ भी करते रहें। तो इनके लिए हमारे संसद में प्रस्ताव पेश किया जाता है, ठीक। जैसे अभी आप देखे होंगे कि अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था नरेंद्र मोदी जी के लिए। मणिपुर मामले पे बोल नहीं रहे थे नरेंद्र मोदी जी, तो उसको बोलने के लिए जो है प्रस्ताव पेश किया गया था, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव, ठीक। तो इसी तरह के प्रस्ताव पेश किए जाते हैं, ठीक। उसी में आता है जब आप अनुदान की मांग करते हैं, अनुच्छेद 115 अतिरिक्त अनुदान या अनुपूरक, और अनुच्छेद 116 आपका जो है लेखा अनुदान, ठीक। और आप जब अनुच्छेद 112 के तहत बजट पेश करते हैं, ठीक, तो आप जो ये बजट पेश करते हैं, ठीक है, और विनियोग विधेयक से पारित करा लेते हैं, इसमें बता देते हैं, ठीक। यहाँ पे तो आप अतिरिक्त अनुदान की मांग कर रहे हैं, यहाँ पे लेखा अनुदान की बजट पेश हो जाएगा, ठीक। लेकिन जो विपक्ष है एक कटौती प्रस्ताव लाता है, ठीक, कि नहीं आप जो है इतना पैसा यहाँ पे खर्चा करने के लिए बोल रहे हैं, इतना पैसा खर्चा नहीं करना है, ठीक। जैसे घर में कुछ लोग होते हैं, आपको कभी पैसा दिया जाता है तो नए लोग कहते हैं कि लड़कों को ज़्यादा पैसा मत दीजिए, अपने फैमिली में जो लड़के लड़कियाँ हैं ज़्यादा पैसा मत दीजिए या बिगड़ जाएंगे, होता है ऐसा, सुनते हैं आप लोग, ठीक है। अब ये ज़्यादा पैसा देने की बात नहीं होगी तो विपक्ष जो है कटौती प्रस्ताव लाता है, ठीक है। जैसे अविश्वास प्रस्ताव आ गया, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, बहुत से प्रस्ताव ये सब बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस पैसे के लिए जो कटौती की जाती है, ठीक है, ये प्रस्ताव पेश किया जाता है संसद में, ठीक है। तो जब कटौती प्रस्ताव होता है ये पैसे से संबंधित है, ठीक। इस कटौती प्रस्ताव में 3 प्रकार के प्रस्ताव आते हैं, ठीक। नीतिगत, अर्थगत, सांकेतिक, ठीक। जैसे आप जो बजट पेश किए हैं, ठीक है, विपक्ष को ये लग रहा है कि इस वाले काम पे ये जो है ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं, ठीक। जैसे ये लोग 14 करोड़ मांगे थे उस पर द्वारका एक्सप्रेसवे पे 1 किलोमीटर के लिए, लेकिन इन लोगों ने 250 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए 1 किलोमीटर पे, ठीक है। ऐसा अगर ये लोग पहले किए होते, जैसे जब ये लोग बजट पेश कर रहे थे उस समय ये कहे होते कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे हम जो है 200 करोड़ रुपए खर्चा करेंगे, ठीक। अगर ये बजट में ऐसा बोल दिए होते तब विपक्ष के जो लोग हैं वो लोग कटौती प्रस्ताव पेश करते, ठीक है। ये लोग जब कटौती प्रस्ताव पेश करते तब ये जब प्रस्ताव पेश होगा तो नीतिगत जो कटौती है इसमें आपके टोटल बजट को 1 रुपया कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी जो आप 45 लाख करोड़ का इस बार बजट पेश किए हैं, इस बार 45 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ लगभग,
ठीक, ये जो आप 45 लाख करोड़ का बजट पेश किए हैं, ठीक है, वो 1 रुपया सिर्फ विपक्ष जो है उसको 1 रुपया देने की मांग करेगी, यानी इस पैसे ये पास ही नहीं होगा। ठीक, तो विपक्ष जो है इस चीज़ के लिए आपको 1 रुपये देने की मांग करेगी। ये होता है नीतिगत कटौती। अब ये प्रस्ताव पारित होता नहीं है, दोनों सदनों से पारित कराना है, पारित होता नहीं है, आपके पास बहुमत होना चाहिए ना, आपके पास बहुमत है या नहीं है, तो पारित कहाँ से कराएंगे। लेकिन कभी कभी ये होता है कि पार्टी के, जैसे आप सोचिए कि जो शिवसेना थी, ठीक, शिवसेना सरकार थी ना, शिवसेना के मेन मुखिया थे ये उद्धव ठाकरे, पार्टी जानते, शिवसेना की पार्टी है ना महाराष्ट्र की, ठीक है। अब शिवसेना जो पार्टी है, अब आप सोचिए कि उसी के एक विधायक थे एकनाथ शिंदे, जो इसमें मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, ठीक है, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं ना, ठीक है। अच्छा, इसी आप सोचिए कि जो शिवसेना पार्टी सरकार बनाई थी महाराष्ट्र में, चुनाव जीती एनसीपी के साथ और कांग्रेस के साथ। एनसीपी के जो मेन मुखिया थे शरद पवार थे, उन्हीं की लड़की सुप्रिया सुले, उन्हीं के भतीजे अजीत पवार। अजीत पवार को अभी जब ये आए थे नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में बोले थे, तो अजीत पवार शामिल हो गए ना किसी से, वहाँ पे उनका घोटाला हुआ था तो ये शामिल हो गया इसमें, ठीक है। आप सोचिए यहाँ का जो है नीतिगत कटौती की बात हो रही है, हम कह रहे हैं अभी, हम अभी आपसे बोले ना कि ये जल्दी पारित नहीं होता है, ठीक है। तो बजट जो है 45 लाख करोड़ का पारित हो जाएगा। ये सोचिए अगर आपके विपक्ष में आप ही के पार्टी के लोग हो जाएं, जैसे एकनाथ शिंदे लगभग 40 विधायकों को लेकर अलग हो गए, पूरी पार्टी अपने पास रख लिए, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हाँ, जो हमारा संसद है इसमें बीजेपी के कुछ सांसद, जो ऐसे सांसद हो जो आधे से ज़्यादा इसमें चले आएँ किसी दूसरे पार्टी में। जैसे आप सोच नहीं पा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। अगर एकनाथ शिंदे अगर ऐसा वहाँ पे कर सकते हैं तो यहाँ भी तो हो सकता है, हो सकता है, राजनीति है ना ये, हो सकता है कि नहीं। अरे हो सकता नहीं, हो गया है। अब इसमें कौन सी बड़ी तो हो सकता है। अगर बजट पेश करना रहता, जैसे राज्य भी बजट पेश करती है कि नहीं, और बजट पेश करती है वहाँ भी तो ऐसा सिस्टम है, ठीक है। और जब बजट पेश करते समय, अब उद्धव ठाकरे मान लीजिए किसी में जो वहाँ के राज्यपाल हैं, अब वहाँ के जो राज्य के वित्त मंत्री होंगे वो बजट, अरे प्रणाम यहाँ कौन से सही थे, 18 दिन कोचिंग बंद थी, 22 तारीख से नहीं आया ना, 22 तारीख से तो 22 से 23 तारीख से तो हम भी बंद किए हैं। कल से कोचिंग बंद थी, हमारी बहुत तबीयत खराब है, और मेरे बीच मेरी गलती से तबीयत खराब हो गई, हम ठीक हो गए थे, ठीक है। अरे तो हमको टाइफाइड मलेरिया दोनों हो गया। हमारा 80,000 आया था, 3 बार ब्लड टेस्ट कराए, 80 हुआ, 1,40,000 हुआ, फिर 1,10,000 हुआ। अभी 4-5 दिन पहले जब घर से आए हैं टेस्ट करा के तो 1,10,000 है। अब इसमें चल रहा है, चलने दीजिए, इसलिए तो वीकनेस। हाँ नहीं तो मैं भी कह रहा हूँ ना, मैं चला गया था जब 22-23 तारीख को हम बीमार हुए थे, तो बीच में ब्लड टेस्ट कराए थे, ठीक है। उस समय कम हो गया था, घर चले गए थे, फिर घर से ठीक होके आए थे, तो इन लोगों को एक दिन पढ़ाए थे हम, 26 से 27 तारीख को बुलाए। हाँ तो फिर हम सोचे कि जो पढ़ा रहे हैं मैसेज आ जा रहा है, तो फिर एक दिन पढ़ाने के बाद अगले 3 दिन मैसेज डाले कि तबीयत खराब है, कोचिंग नहीं चलेगा। तो 26-27 तारीख को एक दिन पढ़ाए थे, उसमें भी पढ़ाए नहीं थे, वो मेडिकल की कुछ बातें थी वो चल रही थी। उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई, और बहुत डेंगू चला था सर। अरे वो सब वायरल फीवर का जो सिस्टम चल रहा है ना, वो सब अपना चल रहा है, उसी पे मेडिकल पे तो बता रहे थे इन लोगों को उस दिन। तो इस समय तबीयत सही चल रही है कि नहीं? अब सही है, ठीक है। 70,000 हो गया तब है यहाँ पर कुछ दिन नहीं मिला था ना, ये सब खरीदने में नहीं मिला था। बकरी का दूध हम तो गांव पे थे, इस बार हमको लगता है कि 2 तारीख को हम चले गए घर। अगर यहाँ मिला होता तो यही कर चले गए घर, कहीं गाँव हवा पानी थोड़ा इधर उधर घूमने की। अरे गांव में हम जब गए, सही बता रहे हैं, हम दवा नहीं लिए, सिर्फ 70 या 80 रुपये में सिर्फ होम्योपैथिक दवा लिए थे। बाकी पपीते का पत्ता का पीस के पी रहे थे, और बकरी का दूध,
ठीक है, वही पी रहे थे हम। और घर पे काढ़ा बन रहा था। खाना तो घर पे 3 टाइम, और नहीं खा रहे तो ज़बरदस्ती घर वाले खिला रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या सिस्टम है, यहाँ हम लोग के यहाँ का क्या सिस्टम है कि अगर किसी दिन मन नहीं किया खाना बनाने का तो हम नहीं बनाते हैं, लेकिन घर पे घर पे अगर आप नहीं भी खा रहे हैं तो ज़बरदस्ती ठूस देंगे, लो खाओ। क्योंकि आपकी जो बीमारी है, बिना देखिए अगर आप बीमार हैं और आप खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है, भोजन नहीं कर रहे हैं आप, तो आप सही नहीं हो पाएंगे, दवा से आप नहीं चल पाएंगे। मैं यहीं पे था जब एक डॉक्टर है AK सिंह, पता नहीं NK सिंह कुछ नाम है, जहाँ से उनकी दवा लेते हैं, वहाँ से हम दवा लिए, ठीक है, 300 रुपये सिर्फ देखने का ले लिए, 300 रुपये। मैं सर क्या देख रहा है तू, सिर्फ 300 रुपये, 5 मिनट हमको सिर्फ देखा है यहाँ पे, 5 मिनट 300 रुपये लिया है, और 300 रुपये की दवा लिखा है 600 रुपये। आप बताइए कोई इतना पैसा कहाँ से लाएगा। अब गांव पे थे, हमको लगता है कि 500 रुपये जब पहली बार हम दवा के लिए गए थे, 500 रुपये में हमारा सब हुआ था, 2 दिन इंजेक्शन भी लगा था, दवा भी अच्छे से खाए थे, ठीक है। और ये 600 रुपये से टैबलेट दिए थे और 300 रुपये चेकअप, सिर्फ अपना फीस ले लेते 300 रुपये। उसी नहीं बता रहा था कि 100 रुपये से भी अगर लेते हैं तो कितना रुपया हो रहा था, ठीक है। अभी 300 रुपये लेते, और इनके यहाँ भीड़ इतनी थी, NK सिंह है यहाँ पे, अरे यहीं से अंदर जाएंगे जब आप तो AK सिंह है, ये कौन सा तिरा चौराहा है कोई, अरे उस रोड पे जाते हैं, पता नहीं उस रोड पे कौन सा नाम है, हमको फिर ध्यान ही नहीं है। यहीं से जाएंगे जब अंदर, इस रोड से अंदर जाएंगे तो एक रोड है, हाँ अशोक विहार जो है ना, ये फेज 1 2 इधर ही है। और उस रोड पे जब जो पांडेपुर से रोड आता है, तो ठीक है, उस रोड से जब आएंगे तो उधर जाएंगे आगे तो एक AK सिंह डॉक्टर है, वो उनके यहाँ जब हम रात को गए थे 7 बजे रात को, कम से कम समझ लीजिए कि 70 से 80 लोग थे, सिर्फ सभी लोग बुखार के, सबको बुखार है, और सबसे 300 रुपये ले रहे हैं। अब सोचिए कितना पैसा कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाए, नहीं बहुत पैसा कमा, ठीक है। अब देखिए इधर हो गया, अब इसको समझिए नीतिगत कटौती। अब जो विपक्ष है, ऐसा तो हो सकता है कि आपके सदस्यों को मिला ले अपने में, ठीक है, जैसे शिवसेना की, शिवसेना वहाँ पे जो सरकार थी पहले महाराष्ट्र में, वहाँ पे NCP प्लस शिवसेना प्लस कांग्रेस, नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक, शिवसेना नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, शिवसेना कांग्रेस, ठीक है, ये तीनों मिलके वहाँ पे सरकार बनाए थे, ठीक। अब ये लोग सरकार बनाए थे, इनके विपक्ष में कौन था, ये पक्ष हो गया, ये विपक्ष BJP, ठीक, वहाँ विपक्ष में थी, ठीक। अब ये नीतिगत जो कटौती है, जो नीतिगत कटौती है, इसमें क्या हो रहा है कि जब तक ये पारित नहीं होगा विपक्ष द्वारा, ठीक है, तब तक ये आपका बजट 45 लाख करोड़ का पारित हो जाएगा। समझ में आ रहा है चीज़, ठीक। हुआ क्या, इस शिवसेना से, ठीक है, इस शिवसेना से एक विधायक थे एकनाथ शिंदे, ठीक, अब तो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। ये एकनाथ शिंदे ये पहले ऑटो चलाते थे, पहले एकनाथ शिंदे ऑटो चलाते थे, ऑटो चलाते चलाते किसी मंत्री विधायक वगैरह से मिलते मिलते ये आज इतने बड़े पद पे बैठे हैं, ठीक है। जानते हैं ये राजनीति का खेल बहुत खतरनाक होता है। NCP को जो मिला है ना, NCP को, ठीक है, NCP पार्टी BJP से छोटी है, ठीक। NCP का उतना जो दबदबा महाराष्ट्र में नहीं है, लेकिन शिवसेना का दबदबा बाला साहब ठाकरे से है, ठीक। उन्हीं की वजह से शिवसेना का दबदबा बना, और शिवसेना का दबदबा आज तक है, ठीक। तो जो BJP थी पहले, शिवसेना इससे जब चुनाव हुआ था उससे पहले जो पार्टी वहाँ पे थी, वहाँ पे शिवसेना और BJP मिलकर सरकार बनाई थी। इन लोगों अपने में कुछ विवाद हुआ लेके, ठीक है, तब ये लोग अलग हो गए, फिर चुनाव हुआ जब, तब ये लोगों ने मिल के सरकार बना लिया। अच्छा, कांग्रेस आपको लगता है कभी कांग्रेस शिवसेना से मिलती है?
क्योंकि जो विचारधारा शिवसेना की विचारधारा शिवसेना की है, वही विचारधारा बीजेपी की भी है। शिवसेना भी हिंदू राष्ट्र की मांग करती है, बीजेपी भी करती है। तो आप सोचिए कि यहाँ पे जो सरकार बनाए हैं, कांग्रेस बनाई है इसके साथ मिलके, और कांग्रेस जो है सबको बराबर लेके चलती है। ठीक है, जब हम पार्टी पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाएंगे कि लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है। ठीक है, विपक्ष कौन है, कैसे होता है, पार्टियां कैसे निर्धारित होती हैं, कौन समाजवादी सिद्धांत से है, कौन कैसे है। ठीक है, कौन, जैसे आप ये जो बीजेपी है पूंजीवादी सिद्धांत से चलती है। ये लोग पूंजीवादी मतलब बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं लोग। ठीक है, और कांग्रेस जो है समाजवादी पर ध्यान देती है। जैसे कांग्रेस जब इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर रही थी ना, वो नेशनलाइजेशन कर रही थी ना, लेकिन बीजेपी उसको प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो ये पूंजीवाद पे है। तो इनकी जो विचारधारा इससे तो मैच करती नहीं है, लेकिन कांग्रेस भाई अपनी सरकार बनाना चाहती है ना, कहीं ना कहीं अपनी सरकार बनाना चाहती है, तो इनसे अब कर ली गठबंधन। ठीक है, अब सरकार इनको बनाना था। बीच में क्या विवाद हुआ कि शिवसेना के जो एकनाथ शिंदे विधायक थे, ठीक है, ये जो है अपने 35-40 विधायकों को लेके अलग हो गए और ये शामिल हो गए बीजेपी में। ठीक है, तो जब पार्टी हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि कितने लोगों को लेके आप अगर बाहर जा रहे हैं तो आपकी सदस्यता नहीं जाएगी। ठीक है, अब जो एकनाथ शिंदे इससे बाहर हो गए। अब सोचिए बजट पेश करना है शिवसेना को, क्योंकि वही सत्ता में है, पावर में हुई है, अब उसको बजट पेश करना है। ठीक है, अब बीजेपी को ये लग रहा है, अब क्या हुआ कि एकनाथ शिंदे अपने 35-40 विधायकों को लेके निकल गए बाहर। जैसे ये लोग जब विधायकों को लेके भागते हैं तो कहीं किसी होटल में लेकर ठहराते हैं, दूसरे राज्य में लेके चले जाते हैं विधायकों को। ठीक है, जैसे यही शिवसेना के जो विधायक थे शायद असम चले गए थे। चले गए थे लोग ना। ठीक है, तो आप सोचिए कि इस नीतिगत कटौती की जो बात हो रही है कि विपक्ष इसको पारित नहीं करा पाता है, तो जब शिवसेना के एकनाथ शिंदे जब राज्य में विधानसभा में बजट पेश करने की बात आएगी और एकनाथ शिंदे जो पार्टी जो सत्ता में है और इससे अपने विधायकों को लेकर इसमें बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, तब तो नीतिगत कटौती पास हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगा नीतिगत कटौती पास। यानी आपकी सरकार गिर सकती है, गिर जाएगी कि नहीं? गिर जाएगी। अब उसी समय आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो सकता है कि नहीं? हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि इसके पास बहुमत नहीं है, तो आपके खिलाफ तब अविश्वास प्रस्ताव भी पारित होगा। ठीक है, ये कटौती प्रस्ताव भी पारित हो जाएगा। इस कटौती प्रस्ताव में ये जो नीतिगत प्रस्ताव है ये पारित हो जाएगा। ठीक है, समझ कि नहीं? यानी आप अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए कि ऐसा हो सकता है और ये पार्टियां जो हैं ऐसा कर सकती हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो संभव ना हो, हर एक चीज़ संभव है, बस आपके पास पैसा होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए सर। दिमाग और पैसा। जैसे अमित शाह चाणक्य नीति अपनी चलाते रहते हैं, उसकी मूवी देखे हैं सनी देओल की, इंडियन मूवी है ना, सनी देओल की इंडियन मूवी में, इंडियन मूवी है कि शायद कोई तो इंडियन मूवी है शायद, क्या ऐसा कुछ मूवी है जिसमें वो बोलता है कि आप हमको गिरफ्तार, इंडियन ही है, इसमें डीजीपी रहता है ना ये सनी देओल, तो उसके घर पे जब जाता है तो नहीं कहता कि गिरफ्तार नहीं कर सकते आप मुझको। ठीक है, तो वो नहीं कहता है कि यहाँ भारत में किसी भी चीज़ को खरीदा जा सकता है, बस उसकी कीमत उचित होनी चाहिए। कहता है ना, तुम्हारे भारत में आप किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं, आप किसी के ईमान को भी खरीद सकते हैं। पैसा ऐसा चीज़ है ना, आप सोचिए ऐसे बहुत सी चीज़ें देखे होंगे कि पैसा ऐसा चीज़ है कि दारू के चक्कर में, और जो ताश खेलते हैं लोग उसको क्या बोलते हैं, जो ताश खेलते हैं उसको मतलब और किसी भाषा में कुछ और बोला जाता है, जुआ में अपने लड़की तक को बेच देते हैं लोग। सोचिए कितनी बड़ा सम्मान है वो। तो ये छोटी मोटी बात है, यहाँ पे तो पैसे का खेल है। ठीक है, वहाँ पे जब अपनी लड़कियों को बेच दे रहे हैं, ठीक है, छोटी उम्र रहती है लड़कियों को बेच देते हैं, शर्म तक नहीं आती है। तो यहाँ पे खरीदना कौन सी बड़ी बात है, यहाँ पे तो पैसे का खेल चल रहा है, यहाँ पे खरीद ही लेंगे लोग। ठीक है, तो जो नीतिगत प्रस्ताव है ये 1 रुपये के जो बजट की बात हो रही है, ठीक है, कि 1 रुपया बजट देना है। अच्छा ये बताइए, विनियोग विधेयक पारित कराएंगे कि नहीं? इस नीतिगत कटौती की जो बात हो रही है, आप इसको पारित कराएंगे कि नहीं? और यहाँ पे तो ये जो शिवसेना राज्यसभा विधानसभा में जब ये बजट पेश करेंगे तो ये बताइए, जब इनके विपक्ष में हो जाएगा तो विनियोग विधेयक पारित कराना होगा तो आप साधारण बहुमत से पारित करा लेंगे? नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे साधारण बहुमत चाहिए कि नहीं? यहाँ पे विनियोग विधेयक पारित कराने के लिए आपको साधारण बहुमत चाहिए ना। और आपके जो ये नेता थे, सब जो विधायक थे, ये तो निकल के विपक्ष में आ गए हैं। यानी ये विनियोग विधेयक आप विपक्ष में हो गया, यहाँ भी आपकी सरकार गिर जाएगी।
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो नीतिगत कटौती है इसमें जब 1 रुपये की बात हो रही है तो 1 रुपये का क्या मतलब है? यानी आपको कोई पैसा ही नहीं मिल रहा है, पैसा ही नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आप बजट नहीं पास करा रहे हैं। अब बजट, जब आपके पास बजट नहीं पास करा रहे हैं तो क्या आपके पास ये अधिकार है कि आप लेखा अनुदान पारित करा लेंगे? क्यों लेखा अनुदान पारित नहीं होगा? क्योंकि आपके पास सरकार ही नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव आपके खिलाफ नहीं हो जाएगा। नीतिगत कटौती से आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो जाएगा कि जब आप बजट नहीं पास करा पाए तो विपक्ष को पता चल गया कि इनके पास बहुमत है या नहीं है। एक काम करें, हम राज्यपाल से कहते हैं इनके पास बहुमत नहीं है, पहले अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ लाइए। तो ठीक है, अब इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, वो अपना बहुमत पेश ही नहीं कर पाएंगे। तभी तो उद्धव ठाकरे जो है अपना रिजाइन दे दिए थे। उनको पता चल गया था, जब शिवसेना के एकनाथ शिंदे जो थे, ठीक है, एकनाथ शिंदे जब अपने 35-40 विधायकों को लेके निकल गए बाहर तो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, तो अब उनको पता चल गया कि हमारे पक्ष में तो कोई है नहीं। अगर वही जानते हैं, जब हम पढ़ाएंगे विधानसभा ना तो हम बताएंगे कि उद्धव ठाकरे जो हैं अपना जो इस्तीफा देके बहुत बड़ी गलती की है। नहीं, जितने विधायक गए हैं ना, उस समय जो 2/3 बहुमत का होता सिस्टम है, उस समय इन सभी की सदस्यता चली जाती है, सदस्यता चली जाती है और उनकी सरकार जाती नहीं। ठीक है, वो सब उस सिस्टम उसका अलग है, जब विधानसभा पढ़ाएंगे तो बताएंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे जो तो खुद गलती की है, इस्तीफा देके सरकार नहीं जाती वहाँ पे, तो उनको लगा कि अब अविश्वास प्रस्ताव होगा, हम समस्या में आज फंस जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो नीतिगत कटौती है इसी नहीं, देखिए जैसे अच्छा ये सुझाव जब हम राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे तो हम जब आपको राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे, बीबी गिरी उसमें उपराष्ट्रपति थे। तो हमारे यहाँ सिस्टम है ना कि आप अगर अपने पद पे हैं तभी चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन बीबी गिरी जो उपराष्ट्रपति का पद छोड़ दिए, उपराष्ट्रपति का पद छोड़ दिए, राष्ट्रपति थे। ठीक है, राष्ट्रपति थे वो, उपराष्ट्रपति से मतलब राष्ट्रपति उनको बनना था। उसी समय राष्ट्रपति का चुनाव भी था। तो कार्यभाग जो है, कार्यभाग आप राष्ट्रपति बनेंगे ना, कार्यवाहक राष्ट्रपति, वो उपराष्ट्रपति का पद छोड़ दिए। जब उपराष्ट्रपति के पद से रिजाइन दिए तब कार्यवाहक राष्ट्रपति रहने जाएंगे। ठीक है, तो उनको भी तो सुझाव देने वाले लोग थे कि आप चुनाव, आप अपने पद पर रहिए, आप चुनाव राष्ट्रपति का लड़ सकते हैं। तो ऐसा कभी कभी होता है कि जैसे आप देखिए, आपको कितने भी सुझाव देने वाले लोग रहेंगे, लेकिन कभी कभी आपके दिमाग में ऐसा हो जाता है कि आप किसी की बातें न सुन के आप खुद से फैसला ले लेते हैं। जैसे आप मतलब आपके दिमाग को कुछ नहीं, ज़्यादा प्रेशर है तो आप सोच रहे हैं कि वो उनको बोले, भी बताए थे कि अगर तय सीमा से ज़्यादा विधायकों को बोले तो भाग जाता है तो आप ला सकते हैं, तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। तो हम भी तो वही आज भी वही कर रहे हैं। तो उतने सदस्य गए नहीं थे ना, जो बीजेपी के सांसद हैं उतने गए ही नहीं थे, नहीं गए, अरे नहीं गए थे 60-70 न, कहाँ 40 उनकी उतना है ही नहीं, 60-70 को विधायक उनके पास है ही नहीं है, तो जाएंगे कहाँ से उतना। 40 तो गए थे, 40-41 छोड़ के गए हैं, उसमें भी पूरा गए नहीं थे सब। ठीक है, उतना पूरा नहीं गए, 40 गए हैं और उसमें भी 40 में पूरे नहीं गए थे। हम भी आप देखिए, हमको बताना है, हम तभी बता दें कि एक जो सीमा है उस सीमा के बाहर से आप लेके चले जाएंगे तो आप जो है सदस्यता आपकी नहीं जाएगी। जैसे चिराग पासवान जो थे बिहार में, ठीक है, लोजपा उनकी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, ठीक, इनके पास 3-4 विधायक थे, 2-3 विधायक इनके चले आए अलग पार्टी में, बीजेपी में शामिल हो गए। ठीक है, ये बच गए अकेले। ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान उनके पिता थे, सरकार वही गिराए थे 1998-99। अरे उनके पिता का नाम चिराग पासवान है, उनके पिता का नाम कुछ और था, कोई पासवान था। ठीक है, वो जो है 98 में सरकार गिराई थी बीजेपी की। खैर अब तो बीजेपी में, देखिए ये राजनीति बहुत बड़ा खेल है, लोग नहीं समझ पाते हैं। यही चिराग पासवान के पिता जो थे वो 98 में बीजेपी की सरकार गिराए थे और आज चिराग पासवान जो है बीजेपी में फिर शामिल है। तो इसकी राजनीति क्या है? बस अपना फायदा, जनता मूर्ख, जनता क्या पता है। तो ये है नीतिगत कटौती। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि आपके खिलाफ ऐसा कौन सा प्रस्ताव है जो पारित हो जाएगा तो आपकी सरकार गिर जाएगी। तो उसमें बोला था संशोधन, जैसे आप कोई विधेयक संशोधन करा रहे हैं, ठीक है, वो संशोधन, अब विधेयक संशोधन का नहीं पारित हुआ तो अब सरकार थोड़ी गिरेगी। ऐसे ऐसे करके दिया था। फिर उसमें दिया था कटौती प्रस्ताव कि अगर आपका कटौती प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो क्या आपकी सरकार गिर जाएगी। ठीक है, अब इस कटौती प्रस्ताव में भी इस नीतिगत प्रस्ताव की बात होती है। ठीक है, इस नीतिगत प्रस्ताव और इन सबों में नहीं गिरेगी। बीएससी को अगर क्वेश्चन पूछना रहेगा तो इस तरह के क्वेश्चन पूछती हो कि आप वो कटौती प्रस्ताव पूछ देगी, वो लिख देगी कटौती प्रस्ताव,
और हम अभी बताएं कि नीतिगत जो कटौती है, इसमें आगे जोड़ लीजिएगा नीतिगत कटौती, हम तो लिख के देंगे ही। नीतिगत कटौती में जो है आपकी सरकार गिर जाती है। अभी इतना समझाया ना कि इसमें सरकार गिर जाएगी आपकी, लेकिन इस अर्थगत कटौती में और सांकेतिक कटौती में इसमें जो सरकार आपकी गिरती नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नीतिगत कटौती समझ में आया? आपके पूरे बजट को इसमें 1 रुपया कर दिया जाएगा, और जब 1 रुपया कर दिया जाएगा, हाँ, तो विपक्ष पार्टी कब करेगी? आप जब ये प्रस्ताव पारित कराएंगे आप संसद में, ठीक है, आपको नीतिगत कटौती करना है। ठीक, अच्छा, आप नीतिगत कटौती कब करेंगे? जब आप इनके पक्ष के जो सदस्य हैं, जैसे आप शिवसेना थी, अब चली जाती उधर, तो आपका नीतिगत कटौती पारित हो जाता कि नहीं? पारित हो जाता ना, तब आपकी सरकार गिर जाएगी। क्योंकि जैसे ही नीतिगत कटौती पारित होता तो उनको पता चल जाता है कि इनके पास बहुमत नहीं है, हम तुरंत लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव ला के पारित करा के अपनी सरकार गिरा देंगे। ठीक, ये अर्थगत कटौती में क्या होता है? अर्थगत कटौती में ये लोग कहते हैं कि ये कंपनी ज़्यादा महंगा काम कर रही है, ठीक है, आप एक काम करिए कि दूसरे किसी कंपनी से, तो इसमें जो है पक्ष के जो लोग होते हैं, इसमें विपक्ष का साथ देते हैं कि नहीं, अगर हम इस चीज़ के लिए 35 करोड़ मांग रहे हैं किसी काम के लिए, तो आप अगर बोल रहे हैं कि नहीं आप ज़्यादा मांग रहे हैं, तो उसके लिए हम 25 करोड़ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है उस बजट को जो है घटा दिया जाता है। ठीक, इसमें तो 1 रुपया कर दिया गया नीतिगत कटौती में, पूरा 1 रुपया कर दिया गया, लेकिन इसमें बजट को घटा दिया जाएगा कुछ। किसी कहीं 50 करोड़ लग रहा है तो हो सकता है वहाँ पे आप 30 करोड़ लगाएं, ठीक है, 20 करोड़ लगाएं, 40 करोड़ लगाएं, पूरा नहीं लगाएंगे। तो अर्थगत जो कटौती होते हैं, अर्थगत मतलब पैसा से संबंधित जो है कि आप उसमें कुछ कमी कर दीजिए। ठीक है, ये हम उनको सुझाव देंगे कि आप उसमें कुछ कमी कर दीजिए, तो ये रहता है अर्थगत कटौती, यानी जो आप बजट पेश किए हैं आप उसमें कुछ कमी कर दीजिए। ठीक है, ये होता है आपकी अर्थगत कटौती। और सांकेतिक कटौती होता है कि पूरे बजट में से हम 100 रुपया निकाल ले रहे हैं। ठीक है, ये ज़्यादा ये पूछता नहीं है, 100 रुपये जो है आप इसमें से बजट में से 100 रुपया आप निकाल ले रहे हैं। ठीक है, ये होता है सांकेतिक कटौती। इस अर्थगत कटौती अच्छे बताइए, उस पूरे 45 लाख करोड़ में से 100 रुपया निकाल के क्या करेंगे आप? ठीक है, समझ आ रहा है? नहीं, ये लिखा गया है, ये लिखा गया है, और ये 1 रुपया आपका करेंगे, ये लिखा गया है। इसका मतलब है, ये सांकेतिक कटौती का मतलब ये है कि आप संकेत कह रहा है कि अच्छा 100 रुपये आप जब निकालेंगे तो बेइज्जती एक नहीं होता है, किसी के पास करोड़ों रुपए हैं, उनके 100 रुपये चोरी हो गए। सोचिए कि जिसके पास करोड़ों रुपए हैं और उसके घर से ये कभी मीडिया ये जाके किसी के सामने पूछने लगे कि उनके घर से 100 रुपये चोरी हो गया, तो कितनी बड़ी बेइज्जती उनकी होगी जिनके पास करोड़ों रुपए हैं। सोचिए, अब मुकेश अंबानी से कोई कहे कि मुकेश अंबानी का 100 रुपया चोरी हो गया, गरियाएंगे सब लोग। 10 लाख चोरी है। ठीक है, सभी लोग गरियाएंगे कि 100 रुपये जो है, देखिए क्या बोल रहे हैं, इनका जो अगर कितना करोड़ रुपए गिर जाए तो 1 सेकंड में शायद उठाते नहीं हैं लोग। अरे कह रहे हैं कि नहीं इनका 100 रुपया चोरी हो गया, तो गाली नहीं देंगे लोग, तो यहाँ पे बेइज्जती टाइप फील होती है बस। तो ये होता है सांकेतिक कटौती। ठीक है, लेकिन दूसरा मुद्दा बन जाएगा सर, हमारी बच्चे चोरी होगा, ये कैसे चोरी हुआ, कौन चोरी करवाया, वो मुद्दा बनेगा, मुद्दा बन जाएगा, वो अलग है। तब यहाँ भी तो मुद्दा बनेगा कि 100 रुपये आपके बजट से निकाल लिया गया, मतलब ये पारित नहीं करा पा रहे हैं सही से, ये लोग कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा होगा कि नहीं? ठीक है, यहाँ भी तो बेइज्जती होगी पार्टी की जो सत्ता में है। ठीक है, अर्थगत कटौती में बजट को कम कर दिया जाता है, सांकेतिक कटौती में 100 रुपये कर दिया जाएगा, नीतिगत कटौती में 1 रुपया कर दिया जाएगा। सबसे खतरनाक कटौती जो है ये नीतिगत है। ठीक, इसी नीतिगत कटौती से आपकी सरकार गिर जाएगी। तो कभी भी या तो आपसे बोले क्वेश्चन में दे आपको कटौती प्रस्ताव दे, ठीक है, इस कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत ये नीतिगत अर्थगत सांकेतिक आता है, इस चीज़ को ध्यान में रखे रहेगा। ठीक है, समझ में आया तीनों? ठीक, ये जो इतने सब हैं ये सब इसी के अंतर्गत है। बजट पेश करेंगे, हम हल्ला करेंगे ना, पैसा काहे पारित करेंगे इतना। ठीक है, विपक्ष को बुला लेंगे, आपके खिलाफ हो जाएगा, बजट नहीं पारित होगा। ठीक, न लेखा अनुदान होगा, न अंतरिम बजट, न कुछ पारित नहीं होगा। ठीक है, नीतिगत कटौती हो जाएगी। आपका बजट जब आप पेश करेंगे, आप बताएंगे कितने लाख करोड़ हम खर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, प्राकलन में बताएंगे आप ना कि इस पे 50,000 करोड़ खर्चा करने जा रहे हैं, हम कहेंगे तुरंत अर्थगत कटौती करिए इसमें। आप जो कह रहे हैं 50,000 करोड़ की हम यहाँ खर्चा करेंगे, 50,000 करोड़ नहीं करना उतना, 20,000 करोड़ खर्चा करिए इसलिए। ठीक है, हम जैसे अब कांग्रेस कहेगी अच्छा ये बताइए
आप ही इस कंपनी से काम करा रहे हैं, हम भी इसी कंपनी से काम कराए थे। हम 20,000 करोड़ का जब घर बनवाए थे उसमें, तो उसमें भी हम 3,000 करोड़ का घोटाला कर लिए थे। ठीक है, तो आप बताइए 50,000 करोड़ कर रहे हैं, इसका मतलब आप सीधे 10,000 करोड़ का घोटाला करना चाहते हैं। तो हमको पता है कि आप इस कंपनी से बनवाने जा रहे हैं तो 10,000 करोड़ का घोटाला करेंगे। ठीक है, तो आप जो इसमें अर्थगत कटौती में आप बजट को कम करिए। जैसे कांग्रेस के पास इतना तो अनुभव है ना कि हम किस कंपनी से कौन सा काम कराएंगे तो हमारा जो है सस्ता होगा। जैसे ये बताइए कंपनी है, ठीक है, सरकार डिसाइड करती है ना कि सीमेंट का बोरा कितना रुपया होगा, सरकार टैक्स लगाएगी ना। ठीक है, तो उसको तो पता है ना कि हम कितना पैसा कहाँ खर्चा करते हैं और किस में कितना चीज़ बन जाता है। आप 60 साल तक कांग्रेस रही तो उसको ये पता है ना कि हम एक हाईवे जो बनवा रहे हैं, 1 किलोमीटर हाईवे बनवाने में हमारा इतना खर्चा आता है, पता है कि नहीं? कांग्रेस को पता है। ठीक है, तो अब ये जब बीजेपी आएगी और कांग्रेस उस समय मान लीजिए बना रही थी 20 करोड़ में 1 किलोमीटर, जैसे हम किसी भी चीज़ को निर्धारित करके तो नहीं चल सकते हैं ना, हमें सांकेतिक तौर पे बताएंगे आपको ना कि मान लीजिए जब कांग्रेस सरकार जब 1 किलोमीटर रोड बनाती थी तो उस समय उसको खर्चा आता था 20 करोड़। ठीक है, अब उसी के जस्ट अगले साल जैसे अब 2013 में इन्हीं की सरकार थी, अब जो 2013-14 का इन्होंने बजट पेश किया होगा तो उसमें तो जरूर न जरूर कहीं ना कोई हाईवे बना रहे होंगे, कोई सड़क बना रहे होंगे कि नहीं बना रहे होंगे। ठीक है, जब बना रहे होंगे तो इनको पता होगा कि हम जो बनवाए हैं हमारा इतना खर्चा आया है 1 किलोमीटर में। और 2014 में जब सरकार इनकी बनी, ठीक है, तो उस समय तो 2014 में अंतरिम बजट पेश हो गया होगा, क्योंकि उसका जो अंतरिम बजट पेश हुआ होगा कुछ ही समय के लिए, क्योंकि चुनाव था उस समय। ठीक है, समझ आ रहा है, चुनाव था। आप इसके बाद जो है मान लीजिए 2015-16 के लिए जो बजट पेश हुआ होगा, अभी तो पूरे 1 साल के लिए बजट पेश हुआ होगा, आम बजट। ठीक है, अब जब ये बजट पेश हुआ होगा और इसमें ये 20 करोड़ 2 ही साल पहले 20 करोड़ खर्चा कर रहे थे, अब 2 ही साल पहले उसी रोड बनाने के लिए अगर 40 करोड़ खर्चा करेंगे तो नहीं चिल्लाएंगे ये लोग? चिल्लाएगी कि नहीं विपक्षी पार्टी? कि ये बताइए 1 ही साल पहले आपकी कितनी महंगाई बढ़ गई। अरे जो राफेल वाला मामला हुआ था क्यों हुआ था कि आप बताइए कि अभी हम कितने साल पहले गए हैं, 2007-8 में हम इसको पारित किए थे, आज 10 ही साल बाद आप कह रहे हैं कि 400% महंगाई बढ़ गई, जिसमें आप 90 राफेलों को नहीं ला रहे हैं और प्रत्येक राफेल का 1,000 करोड़ की बढ़त कर दिए हैं, तो पूछेगी नहीं वो? पूछेगी कि नहीं? ठीक है, तो भैया पक्ष और विपक्ष का जो काम है अपना ये पूछना, ठीक है, तो समझ में आ जाए कटौती प्रस्ताव। ठीक, समझ में आ गया? जो है कटौती प्रस्ताव। अब अनुच्छेद 117 हो गया ना? नहीं, अभी 117 बताए कहाँ है, अभी तो 116 ही चल रहा है। अभी आपका वित्त विधेयक बताना है, इतना समझाइए, इतना समझाने कोई नहीं समझ। हम सही बता रहे हैं, पूरे बनारस की बात कर रहे हैं, पूरे बनारस में कोई भी पढ़ाता होगा। यहाँ पे तो एसएससी से बड़ी कोई कोचिंग है भी नहीं। ठीक है, एसएससी के लिए इतना पढ़ाया नहीं जाता है। ऐसा नहीं कि टीचर नहीं होंगे इतना हैवी पढ़ाने वाले, बहुत से टीचर हैं लेकिन पढ़ाते नहीं हैं। और हम इसलिए हम पढ़ा देते हैं क्योंकि भाई थोड़ा सा मेरा क्षेत्र यही है, तो हम आपको जब पढ़ाते हैं ना तो हमें ज्ञान थोड़ा सा और मिल जाता है। क्योंकि किसी बात को जब हम आपके सामने रखते हैं तो हमारे दिमाग में, जैसे आपके सामने जब हम रखते हैं ना तो हमारा विचार ऐसा करता है कि हम और कुछ एक्स्ट्रा बता दें, तो हम ढूंढते हैं उस चीज़ को। ठीक है, क्या हम ये जो चीज़ें आपको बता रहे हैं क्या हमको पहले से थोड़ा पता रहता है? ये हमको ये इतना मालूम है कि ये चीज़ यहाँ ऐसे हुआ है, लेकिन जब आपके सामने बोलने आते हैं तो हम कनेक्ट कर लेते हैं कि नहीं देखिए यहाँ पे तो ऐसा हुआ था। ये हम कभी नहीं सोचे कि हम ऐसा बता पाएंगे आपको, कभी हम नहीं सोचे थे। लेकिन आपके सामने जब ये पढ़ा रहे थे नीतिगत कटौती, तुरंत कहे नहीं यहाँ तो शिवसेना का भी ऐसा सिस्टम हुआ है, यानी ऐसा होगा तो यहाँ पे केंद्र सरकार में भी तो ऐसा हो सकता है। यानी अच्छा 1998 में जो सरकार गिरी थी और लोजपा के जो थे, पता नहीं उनका हमको नाम नहीं याद आ रहा है, चिराग पासवान के पिताजी थे, अब वो सरकार गिरा देंगे कि नहीं? अपना ले लेंगे उसमें से समर्थन, तो सरकार गिर जाएगी तो बजट कैसे पेश करेंगे? ठीक है, इनके खिलाफ जो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी थे उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो बस सिर्फ पढ़िए और समझिए। जिस दिन समझना शुरू कर देंगे आप, हाँ रामविलास पासवान रामविलास पासवान, ठीक है, रामविलास पासवान जो थे वो अपनी पार्टी का समर्थन वापस ले लिए। बहुत ज़्यादा सांसद नहीं थे, 4 ही 5 सांसद थे। यहाँ पे 2 सांसद अगर आपको निकाल दिए जाएंगे तो आपकी सरकार गिर जाए, क्योंकि आपको साधारण बहुमत चाहिए ना।
ठीक है, आप 2 सांसद बाहर निकल जाएंगे तो बाहर नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी पढ़िए, और पढ़ने के साथ हम देखिए आपको जब समझाते हैं तो हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के समझे हैं, इतना तब आपको समझा पाते हैं। ठीक है, आपको क्या लग रहा है? अच्छा ये बताइए, सरकार है वो दूसरे को खरीदे से 3-4 को खरीद लीजिए, तो आप खरीदना तो खरीद लीजिए, अलग बात है। अच्छा ये बताइए, आपके मान लीजिए सब कुल विधायक मिला के एक ऐसी पार्टी है जो आपके पास 4 सांसदों को लेके है, अगर बाई मिस्टेकली ये 4 सांसद निकल जाएंगे तो आपकी सरकार गिर जाएगी। ठीक है, आप ऐसे लोगों को मिलाए हैं, ऐसे पार्टियों को, जैसे अभी बीजेपी के पास कितनी एनडीए जो बनाए हैं, ये 36 पार्टियाँ हैं कि नहीं? ठीक, लेकिन वर्तमान में इनके पास खुद बीजेपी के पास खुद ये इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस, ठीक है, एनडीए का फुल फॉर्म है, ठीक, और ये तो इंडिया बन गया। ठीक है, तो इनके पास 36 है, खुद इस एनडीए में 36 पार्टियां हैं, बीजेपी इसमें से एक है। ये सब एनडीए वगैरह जानते हैं? नहीं जानते होंगे, पार्टियां पढ़ेंगे। एनडीए जानते हैं? एनडीए गठबंधन का नाम है। यस सर, इंडिया गठबंधन का नाम है। बीजेपी एक पार्टी है, एनडीए गठबंधन। एनडीए जो है बीजेपी का गठबंधन है, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी उभरती पार्टी है। इसके बाद 303 है। ठीक है, बीजेपी के पास खुद 303 सीटें हैं, वो खुद बहुमत में है, बहुमत में क्या महाबहुमत में है, इसीलिए तो कोई भी देख पा रहे होता है इनका लोकसभा में राज्यसभा में दोनों जगह लोगों का बहुमत में है। ठीक है, अरे डबल इंजन की सरकार क्या है, लोग चल रहा है इन लोगों का सिस्टम। एनडीए इंडिया में 17 पार्टी है सर। नहीं, 22-23 पार्टियाँ हैं इंडिया में। सर 35 में पार्टी और बची 35 एक सीट सबके पास है क्या? हाँ, एक सीट वाले हैं तो क्या है? नहीं, जैसे अलग अलग है ना तो क्या 330 तो है? अरे तो जिसके पास सांसद नहीं, क्या उसका गठबंधन नहीं हो सकता है क्या? देखिए, गठबंधन करना हमें पास आपके पास सांसद हो चाहे ना हो, जैसे ये बताइए, ये मायावती जी थे, ठीक, और अखिलेश यादव गठबंधन था। ठीक है, आप सोचिए कि उस समय जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो मायावती जी के पास शायद 10 सीटें मिली, ठीक है, और अखिलेश यादव के पास 5 ही सीटें मिली। ठीक है, जैसे गाजीपुर से जब आप गठबंधन कर लेते हैं तो आपको कुछ सीटें निर्धारित हो जाती हैं कि आप यहाँ पे जो उम्मीदवार उतारेंगे उतने उम्मीदवार आप उतारेंगे, इतने उम्मीदवार हम उतारेंगे, ये पहले से निर्धारण हो जाता है। ठीक है, तो हमारी जो गाजीपुर की जो सीट है वहाँ से बहुजन समाज पार्टी के अफजान अंसारी लड़े थे सांसदी। ठीक है, और खुद आजमगढ़ से अखिलेश यादव लड़े थे, जहाँ से बहुजन समाज पार्टी का कोई नहीं लड़ा था। ठीक है, जब गठबंधन होता है तो उसमें निर्धारित हो जाता है कि कौन पार्टी कहाँ से कितना सीटों पे आप लड़ेंगे चुनाव। ठीक, तो आप जो गठबंधन बनाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जो है नहीं, आप रहेंगे तभी आपका गठबंधन में होगा। सर कोई तो होगा, हुए पे से पार्टी इन्वेस्ट हो जाएगा सर, कोई जीतेगा नहीं तो। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो है विधायकी वाला क्षेत्र हो। चलिए बताइए, बीजेपी जो है नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और समाजवादी पार्टी राजकीय पार्टी है, लेकिन कांग्रेस से इसका गठबंधन हो जाता है कि नहीं? हो जाता है। तो इसके पास 10 सीट तो है ना? सीट है, 4-5 सांसद हैं इनके पास, तो हो सकता है एक सीट किसी, ऐसा नहीं है कि इनका गठबंधन नहीं होगा। बिना आपके सांसद रहे आपका गठबंधन हो सकता है। अच्छा, इस बार विधायकी में कितना सीट था उनके पास? मैं था, एक था। ठीक है, क्या नाम था उनका? उमाशंकर सिंह है, उनको कोई हरा नहीं सकता है। उमाशंकर सिंह को कभी कोई नहीं हरा सकता है। और अगर हमको तो कभी कभी ये लगता है उमाशंकर सिंह अगर निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव लड़ जाएं तभी जीत जाएंगे वहाँ से। बहुजन पार्टी में थोड़ी जीते, अपने नाम में जीते थे। बहुजन पार्टी में कोई वोट ही ना देता है। उमाशंकर सिंह का नहीं, उनकी छवि बहुत अच्छी है।
अगर निर्दलीय लड़े तभी जीत जाए। हाँ ना, इतना काम किया है। निर्दलीय लड़े। देखिए अगर आप छवि बनाए रहेंगे ना, जिसमें छवि रहे तो निर्दलीय लड़ना चाहिए, तो बढ़िया बात। नहीं जानते हैं जैसे क्या है ना, कभी कभी होता है जैसे एक जनता के दिमाग में एक अजीब टाइप की भावना पैदा हो जाती है कि ये पार्टी जो है, जैसे अखिलेश यादव हुए, नरेंद्र मोदी बीजेपी से हुए, बहन कुमारी मायावती जी जो हैं बहुजन समाज पार्टी से हुई, कांग्रेस पार्टी से जो राहुल गांधी वगैरह, इन लोगों की जो पार्टी वाइज सिस्टम है, ठीक है, ये जनता के दिमाग में एक असर पैदा करता है, ठीक है। क्योंकि अच्छा आप निर्दलीय लड़ेंगे तो शायद आपका कोई चुनावी चिन्ह दूसरा मिल जाए आपको, ये भी तो हो सकता है कि आपको जो चुनाव चिन्ह है वो दूसरा मिल जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ की जो जनता है उसके दिमाग में भरा है कि किसको वोट देना है, कौन हमको 5 किलो राशन दे रहा है महीने में, ठीक है। तो हमें वो जो चिन्ह हमको ये मालूम है ना, अब हमको ये नहीं पता है, जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं रहता है कि जिनको हम अच्छा मानते हैं, अच्छा ये मान लीजिए नरेंद्र मोदी हैं, बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं, ठीक है। अगर इनको निर्दलीय शायद लड़ाया जाए तो ये बनारस से चुनाव जीत जाएं क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध हैं। अमित शाह को थोड़ा बनारस से निर्दलीय चुनाव लड़ा जीत तो शायद पार्टी से लड़ते चुनाव बनारस से न जीते, बीजेपी के नाम पे शायद जीत जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वही अमित शाह को निर्दलीय यहाँ से चुनाव लड़ा देंगे और बीजेपी से नहीं लड़ाएंगे तो क्या अमित शाह चुनाव जीत जाएंगे? अमित शाह चुनाव कभी नहीं जीतेंगे। हम राजनाथ सिंह की भी बात करें, कभी चुनाव नहीं जीतेंगे यहाँ से। लेकिन हाँ बीजेपी पार्टी के नाम पे, ठीक है, कौन? राजनाथ चंदौली से हो सकता है, लेकिन हमको तो ऐसा नहीं लगता है। देखिए रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब महेंद्र नाथ पांडे चंदौली से है ना, ठीक है, तो रहने से तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सर पड़ता है, आपको जाना ही ज़्यादा। अच्छा दिनेश लाल यादव जो है, अमित शाह को बहुत लोग बनारस में जो इधर जो नहीं दे सकते, नहीं जानेंगे लोग, पर अगर उनको अपने घर, अच्छा ये बताइए, घर में इंडिया में ना अगर कोई बनारस मोदी ना जीते, देखिए नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। देखिए ये बताइए, इधर राजनाथ सिंह को भी कोई नहीं जानता है, इधर जो है राजनाथ सिंह को कोई नहीं जानता है। राजनाथ सिंह भले चंदौली के हों, ठीक है, हमको पता नहीं कि वो कहाँ के हैं, आप कह रहे हैं तो हमको नहीं पता राजनाथ सिंह के बारे में, लेकिन राजनाथ सिंह को हम सही बता रहे हैं एक्चुअली। अच्छा ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी को जितने बनारस में लोग जानते हैं, राजनाथ सिंह को कोई सुनता है कभी? कभी कोई नहीं। नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं ना, वहाँ के हैं ना, हम उनकी बात करें कि अगर वो यहाँ से निर्दल भी प्रत्याशी चुनाव लड़े, वो बीजेपी पार्टी से लड़े तो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन यही चीज़ अगर राजनाथ सिंह को यहाँ से लड़ा जाए, अमित शाह जी को शायद लड़ाया जाए और ये पार्टी से न लड़े और निर्दलीय लोगों को लड़ा जाए, शायद चुनाव हार जाए लोग। तो पार्टी का जो है बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, जनता का जो है पार्टी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अब जो उमाशंकर सिंह की छवि है, देखिए वो उसमें लहर चल रहा था, तो बीजेपी खड़ा किए सदस्य, तो लोग बीजेपी की तरफ जाते हैं। देखिए हम सही बता रहे हैं, अगर आप, हमारी जनता इतनी मूर्ख है कि अगर बीजेपी पार्टी से किसी एक जानवर को भी टिकट दिया जाए ना, वो जीत जाएगा, ठीक। बनारस से किसी जानवर को, मान लीजिए कोई जानवर हो, ठीक है, उसको भी टिकट दे दिया जाएगा तो यहाँ से जीत जाएगा। और आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी से किसी भी जानवर को दे दिया जाए टिकट, वो वहाँ से वो चुनाव जीत जाएगा, ठीक है, वो चुनाव वहाँ से जीत जाएगा, ठीक। तो ऐसा पार्टियों का इफेक्ट पड़ता है। अब निर्दल में है तो आप निर्दल में अगर आपकी छवि अच्छी है और आप बहुत चर्चित आदमी हैं तभी चुनाव जीत सकते हैं। जैसे मुख्तार अंसारी शायद मऊ से चुनाव जीत जाएँ, शायद की बात कर रहा हूँ मैं, छवि उतनी भी अच्छी नहीं है कि, लेकिन वो चुनाव वहाँ से शायद जीत जाए। कुंडा से जो हैं राजा भैया हैं, कुंडा से वो चुनाव जीत जाएंगे, ठीक है। इन लोगों की छवि मतलब थोड़ा हैवी बन गई है, ठीक। जैसे आतिक अहमद थे, एक बार वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, वो चुनाव जीत गए थे, ठीक। आप तो खैर नहीं रहे वो। हाँ, सुशील सिंह कौन है?
कुछ लोग हैं नहीं, वो सुशील सिंह को इतना कौन जानता है? सुशील सिंह को, ब्रिजेश सिंह को कोई जानता है? ब्रिजेश सिंह हुए, सुशील सिंह, हम अभी सुशील सिंह को हम ही नहीं जानते हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं उन लोगों को सब लोग जानते हैं। चलिए, लोग अपना चुनाव लड़ते रहेंगे, जीतते रहेंगे, हम लोग इसी तरह वोटिंग करते रहेंगे, ठीक है। हम लोगों का काम यही रहेगा, हम लोगों को वोटिंग करना जाना है, मुठा दबा के चले आना, ठीक है। अब इन लोगों का क्या सिस्टम है, अब ये जो वित्त विधेयक है, ये जो वित्त विधेयक है, अब इसमें देखिए 2 ठो होता है। वित्त विधेयक के अंतर्गत आपका धन विधेयक आता है, ठीक। ये अनुच्छेद 110 है ना, अनुच्छेद 109 में जो है धन विधेयक का जो है विशेष परिभाषा दी गई है, ठीक, विशेष प्रावधान अनुच्छेद 109 में। अनुच्छेद 110 में है इसका जो है विशेष प्रावधान है, जैसे टैक्स लगेगा, ठीक, ये अनुच्छेद 110 में है। लेकिन धन विधेयक को किसके कहने पे लाया जाएगा, इसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 109 में है, ठीक है। तो हम आपको उस दिन समझा रहे थे कि जो चीज़ 109 में अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 110 में होना चाहिए था, और जो 110 में उसको 109 में होने चाहिए था, ये बता रहे थे, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले आप धन विधेयक बताएंगे कि धन विधेयक होता क्या है, लेकिन आप सबसे पहले यही बता दिए हैं कि धन विधेयक को किसके कहने पे पेश किया जाएगा। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाएगा, इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं लाया जा सकता है, 14 दिन से ज़्यादा ये जो है लोग राज्यसभा इसको रोक नहीं सकती है, ये सब बताए थे हम। तो जब तक, अच्छा ये बताइए, हमको शादी करना है, हमको शादी करना, हमको शादी करना है, हम ये रोज कह रहे हैं, लड़की का पता ही नहीं है, ठीक, जाहिर सी बात है। तो हम जब कहेंगे किसी से कि हमको शादी करना, हमको शादी करना, हमको शादी करना है, तो हम जिससे कहेंगे वो पूछेगा ना कि कौन सी लड़की है, और पहले हमें बता दे रहे हैं, आप उसकी पूरी डिटेल्स लेंगे। पहले हम चिल्ला रहे हैं शादी करना है, पहले ही चिल्ला रहे हैं, ठीक है, अभी लड़की के बारे में बता ही नहीं रहे हैं, तो हम सामने वाला हमसे पूछेगा ना। तो यहाँ भी तो अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 110 की बात हुई, ठीक है। पहले ही बता दें कि धन विधेयक को ये पेश करेंगे, लोकसभा में पेश होगा, इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं लाया जाएगा, राज्यसभा उसको 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती है, ठीक है। और हम कह रहे हैं हम शादी करेंगे, इतना पैसा खर्चा करेंगे, इतनी गाड़ी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लड़की का पता ही नहीं। शादी करेंगे तो ये थोड़ी कोई पूछेगा कि लड़की लोग जा रहे हैं, लड़की ठीक से तभी तो शादी कर रहे हैं। अरे तो जैसे हम यहाँ पे समझाने की बात करें, ऐसा थोड़ा, जैसे अच्छा ये बताइए, अभी हम ही हैं, हमारी तो शादी भी हो नहीं रही है, लेकिन हम अपने दोस्त जो हैं उनके बीच में कहते हैं हम शादी करेंगे, हम शादी करेंगे, तो कभी कभी दोस्त कैसे शादी करवे, नहीं पूछते हैं लोग? यस सर, पूछ देते हैं लोग, ठीक है। तो हम जब हम अपना गिनाते हैं, हम शादी करेंगे, हमारी जो महिला डिपार्टमेंट होंगी वो ऐसी होनी चाहिए, हम शादी में इतना पैसा खर्चा करेंगे, इतनी गाड़ियाँ होनी चाहिए, लाइन से 100 गाड़ी रहेगी, पूरी फार्चूनर रहेगी, ये रहेगी एक कलर की, चाहे वाइट हो चाहे ब्लैक हो, ठीक है। ये सब हम चर्चा कर रहे हैं, लड़की का कुछ पता ही नहीं है, खाली बस हम कहते चले जा रहे हैं, लेकिन बाद में फिर हम कह रहे हैं कि लड़की का घर यहाँ पे है, लड़की का घर वहाँ पे है। तो सबसे पहले हम ये भी तो बता सकते थे कि देखिए यहाँ की लड़की है, ऐसी लड़की है, ऐसे उसका परिवार है, उस घर में हमारी शादी हो रही है। अब हमारी जब शादी हो रही है तो हमारी शादी फिक्स होगी, अब हम शादी में अपने करेंगे इतनी गाड़ियाँ, उस लड़की को इतना पैसा देंगे, ऐसा रखेंगे, इस बिल्डिंग में जाए, ऐसे, तब तो अच्छा लग रहा है ना। पहले चिल्ला रहे हैं कि शादी करेंगे, उसके बाद लड़की को बता रहे हैं, वो अच्छा लग रहा है, या पहले पूरा लड़की का डिटेल्स बता ले रहे हैं फिर हम करेंगे, तो ये अच्छा लग रहा है। देखिए हम दोनों तरफ से तो कर ही शादी रहे हैं। तो हाँ भी अनुच्छेद 109 अनुच्छेद 110 में जब हमको समझाए थे कि जो ये विशेष परिभाषा दी गई है 109 में, इसको 110 में होना चाहिए था, और 110 का जो है कि क्या धन विधेयक क्या होता है, उसको कौन निर्धारित करता है, उसको 109 में होना चाहिए था। गाड़ी की सिस्टम चल गया है, ठीक है। तो ये जो वित्त विधेयक है, इस वित्त विधेयक में आता है आपका धन विधेयक, इस वित्त विधेयक के अंतर्गत आता है धन विधेयक। ये हम चाहते तो आपके वहाँ ये जो इसका चर्चा वहाँ पे भी हम कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि इसकी चर्चा देखिए जो धन विधेयक है इसका चर्चा उसी के साथ होना जरूरी था, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा जहाँ पे भी डिटेल्स में अब वहाँ की बातें जब थोड़ी सी उभर के आ गई तो वहाँ पर धन विधेयक समझे हैं कि जो भारत सरकार टैक्स लेगी, ठीक है, टैक्स बढ़ाएगी, टैक्स कम करेगी, चाहे संचित निधि में जो पैसा डालेगी, जो भी करेगी वो धन विधेयक होगा, ठीक है। वहाँ पे जो हम बताए थे कि इसको धन विधेयक का जो निर्धारण करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं,
ये बताए थे हम जी ये चीज़। फिर हमें ये भी बताए हैं कि धन विधेयक अभी बताएं लोकसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को राज्यसभा जो 14 दिन से ज़्यादा रोक नहीं सकती है। धन विधेयक को राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। ये सब आप फिर सुन लिया। उस दिन हम बता देते खत्म हो गया होता, तो फिर शायद आज 117 की चर्चा हम न करते। ठीक है, अगर हम उस दिन ही बता देते तो थोड़ा सा आप उस दिन भी समझ गए होते। ठीक है, समझ रहा है। तो इस वित्त विधेयक के अंतर्गत धन विधेयक आता है, दूसरा वित्त विधेयक फर्स्ट, और तीसरा वित्त विधेयक सेकेंड। इसकी जो चर्चा है 117A में है, इसकी चर्चा 117C में है। ठीक, समझ आ रहा। अब देखिए 117A 117C। ठीक, इसमें जो है इसकी चर्चा है। ठीक, जो वित्त विधेयक फर्स्ट है, वित्त विधेयक जो फर्स्ट है, वित्त विधेयक धन विधेयक के अंतर्गत आ रहा है, धन विधेयक वित्त विधेयक के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, अब जो है ये बताइए इस धन विधेयक में ये कहीं कहा गया है कि ये पैसा इतना यहाँ पे खर्चा होगा? जब हम धन विधेयक यही पढ़ा रहे थे आपको धन विधेयक में ना 110 में कि हम जो है इस पे इतना टैक्स लगाएंगे, यही बता रहे थे आपको। धन विधेयक क्या होगा यही सब बता रहे थे। यानी ये जो धन विधेयक है इसकी चर्चा इसमें है। ठीक है, इसकी जितनी भी अनुच्छेद 110 है इसमें आ जाएगा आपका। ठीक, सर एक मिनट सर नहीं समझा सर वित्त और धन सर क्या है? देखिए धन विधेयक जो है भारत सरकार कहाँ पे जो कितना पैसा की आय करेगी। ठीक, जैसे आपके शर्ट के ऊपर हो सकता है टैक्स लगाए भारत सरकार, उससे उसकी इनकम होगी कि नहीं। ठीक है, वो है धन विधेयक। आय धन विधेयक नहीं, सिर्फ आय, सिर्फ आपकी आय जो है। अच्छा, धन विधेयक की परिभाषा और धन विधेयक का विशेष प्रावधान। धन विधेयक की परिभाषा में हम ही आपको बताए हैं ना, हम उसमें ये नहीं बताए हैं कि भारत सरकार यहाँ इतना पैसा खर्चा करेगी। हम ये बताए हैं कि भारत सरकार टैक्स को जो लगाती है जो बढ़ाती है टैक्स को घटाती है या टैक्स को ख़त्म कर देगी। ठीक है, वो पैसे की इनकम की बात होती है। तो जो इनकम की बात हो रही है ये वित्त विधेयक के अंतर्गत ये 117A में आएगा। ठीक है, धन विधेयक में सिर्फ आय की चर्चा होती है और इसी चीज़ की चर्चा की जानकारी पूरी जो देना होता है 117A में देना होता है। ठीक है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछ देगा क्या वित्त विधेयक धन विधेयक होता है? ठीक है, तो आप कहेंगे नहीं। ठीक, क्या धन विधेयक वित्त विधेयक होता है? जैसे आप लोग रीजनिंग पढ़ेंगे तो इसमें C ये D, क्या D कभी C के अंतर्गत आएगा? नहीं, लेकिन C D के अंतर्गत आएगा। ये सिलोजिज्म है सर, वेनारिक है। ये तो उसका मैथ का भी है, वेनारिक मैथ में भी आता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सिस्टम है। वेनारिक होता है मैथ में। अरे जो ये इस तरह होता है, इस तरह ये भरने वाला ये वेनारिक होता है मैथ में। आप जब इंटर का मैथ पढ़ेंगे तो उसमें होता है, इसमें रीजनिंग में भी ऐसा है। ठीक, तो जो धन विधेयक का है ये इसकी जो चर्चा है ये 117 ये में है और 117 जो C है इसमें अच्छा संचित निधि में कितना पैसा जमा होगा ये हम धन विधेयक के अंतर्गत बताते हैं। ठीक, संचित निधि से कितना पैसा खर्चा होगा इसमें बताते हैं। ठीक, समझा गया? यानी आप इतना समझिए कि इसमें से खर्चा निर्धारित किया जाएगा। ठीक, और इसमें जो है सिर्फ इनकम की बात होगी कि कहाँ से पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा। ठीक है, जो पैसा आएगा इसको सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाएगा। अच्छा, लोकसभा में क्यों? थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचिए। ये जो अनुच्छेद 110 है धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है?
लोकसभा में। यानी जब अनुच्छेद 117A आप पढ़ेंगे जिसमें अनुच्छेद 110 की बात हो रही है, तो वो भी तो लोकसभा में ही पेश किया जाएगा कि नहीं? समझ में आ रहा है ये चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं? जब हम लोकसभा में धन विधेयक, जब आपको अनुच्छेद 110 पढ़ा रहे थे तो आपको हम बताए थे उस दिन कि जो है धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाएगा, और उसी अनुच्छेद 110 की जो चर्चा है इस अनुच्छेद 117 में है, 117A में, तो ये सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाएगा कि नहीं? ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये जो है किसी भी सदन में पेश किया जाएगा। ठीक, ये जो है किसी भी सदन में पेश किया जाएगा। क्योंकि ये पैसा खर्चा करने की बात आ रही है। ठीक, समझ आ रहा है ना? तो ये जो है आप किसी भी सदन में, इसको सिर्फ लोकसभा में। ठीक, जो बजट आपका पारित होता है ना, इसको जो है वित्त विधेयक को पारित कराने के लिए 75 दिनों के अंदर इसको पारित कराना चाहिए। ठीक, 75 दिनों के अंदर आपको जो है पारित करा लेना आता है इस वित्त विधेयक को। ठीक, जब आप बजट पेश करते हैं, ऐसे पारित तो तुरंत ही हो जाता है सब, ठीक है, लेकिन एक समय निर्धारित कर दिया गया है। ठीक है, आपको जो 3 सत्र दिया गया है, ठीक है, 3-3 महीने का, 4-4 महीने का जो दिया गया है, ठीक है, सत्र दिया गया है, इतने दिनों दिया गया है, 75 दिन इसलिए इतना कम दिया गया है कि आप इन 75 दिनों में इस वित्त विधेयक को सबको पारित करा के अपना पैसा जिधर खर्चा करना है उधर खर्चा कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ये है आपका वित्त विधेयक। इसमें ज़्यादा चर्चा कुछ है नहीं। ठीक है, वित्त विधेयक में सिर्फ इसके अंतर्गत ये इतना आएगा। ठीक है, तीनों आएगा। ये जो है आपका अनुच्छेद 110 में इसकी चर्चा है, वित्त विधेयक फर्स्ट की, वित्त विधेयक सेकेंड 117 की, ये संचित निधि से जो खर्चा होगा इसमें सिर्फ आय की बात होगी, इसमें खर्चा की बात होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कितना बज रहा है देखिए, टाइम थोड़ा 9:40, 9:45, 9:40 हो रहा है। ठीक है, तो इसको कितना हुआ टाइम देखिए, तो इसमें कितना चला है? 1 घंटा 17 मिनट। 17 मिनट। बंद कर दीजिए।